सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, यानी हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है वो कौन कौन से कार्य करता है, या राष्ट्रपति जी के पास में जो है कौन से अधिकार और कौन सी शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य, और जो विद्यार्थी आज पहली बार ये जो वीडियो देख रहा है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने 3 क्लासें राष्ट्रपति से संबंधित विषय पे ली है, जिसमें हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, और राष्ट्रपति से संबंधित शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति की पदरिक्तता और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ, ये सारे जो बिंदु हैं ये इससे पहले वाली जो क्लासें हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जो बिंदु लेंगे वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं या राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, इन कार्यों और इन शक्तियों को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी राष्ट्रपति की शक्तियों को और राष्ट्रपति के जो कार्य हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। यानी राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली तो है सामान्यकालीन शक्तियाँ यानी जनरल पावर, और दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ अर्थात इमरजेंसी पावर। अब हम देखेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति के पास में जो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं, अब सामान्यकालीन शक्तियों का मतलब है सामान्य काल, कि राष्ट्रपति सामान्य काल में कौन से कार्य करता है या उसके पास में कौन सी शक्तियाँ हैं या कौन से अधिकार है। तो सामान्य काल में जो है राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ वो है कार्यपालिका संबंधी, नंबर 1 कौन सी है, कार्यपालिका संबंधी, दूसरी विधायी शक्ति, और तीसरी वित्तीय शक्ति, और चौथी है न्यायिक शक्ति। यानी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को हम वापस से जो है 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कार्यपालिका शक्ति, नंबर 2 विधायी शक्ति, नंबर 3 वित्तीय शक्ति, और नंबर 4 न्यायिक शक्ति। और अब देखो, ये जो राष्ट्रपति है, हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है, इससे पहले मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ जो सरकार है, हमारे यहाँ भारत में जो सरकार है, इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक तो विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। दूसरा कार्यपालिका, सरकार का दूसरा अंग कौन सा है, कार्यपालिका। और तीसरा अंग सरकार का न्यायपालिका। इस प्रकार से जो है सरकार के 3 अंग हैं। अब देखो, ये जो राष्ट्रपति है, ध्यान से समझने का प्रयास करना और इसको ध्यान से सुनना। ये जो राष्ट्रपति है, जब ये संसद में काम करता है, भाई राष्ट्रपति जो है जब ये संसद में काम करता है, संसद में जब काम करता है तो वो जो कार्य है वो कार्य कौन से कहलाएंगे, विधायी। ये कौन से कहलाएंगे, तो विधायी, विधायिया लिखा हुआ है, विधायी यानी विधायिका। तो विधायिका में जब राष्ट्रपति कोई काम करता है तो उसे हम कहेंगे विधायी शक्ति। और जब राष्ट्रपति
कार्यपालिका में कोई कार्य करता है, जब राष्ट्रपति कार्यपालिका में रहते हुए कोई कार्य करता है तो उसे कहते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति, यानी कार्यपालिका शक्ति। और जब राष्ट्रपति न्यायपालिका में रहते हुए कोई कार्य करता है या फिर न्यायपालिका से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसे कहते हैं न्यायिक शक्ति, उसे कहते हैं न्यायिक शक्ति। और यदि राष्ट्रपति वित्त संबंधी कोई कार्य करता है या वित्त संबंधी जो उसको शक्ति प्राप्त है उसे कहते हैं वित्तीय शक्ति। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति के पास में 4 प्रकार की जो है सामान्यकालीन शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो आज हम जो है इन सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं और आज हम जो है कार्यपालिका और विधायी इन दो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अब है सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्यपालिका में रहते हुए राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है या जो भी उसको शक्ति प्राप्त है कार्यपालिका में रहते हुए या कार्यपालिका के पद के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं कार्यपालिका शक्ति, यानी एग्जीक्यूटिव पावर। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आपको मैंने अनुच्छेद 53 में पिछली क्लास में बताया था। तो यदि हमारी एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख कीजिए, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो है सबसे पहले नंबर 1, वह है, देखो नंबर 1 में ध्यान देना, संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान या अध्यक्ष होता है। ये इसकी पहली शक्ति है कि जो राष्ट्रपति है वो संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान या अध्यक्ष होता है। ये इसके पास में पहली शक्ति या इसका पहला कार्य है। दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति का जो दूसरा कार्य है कार्यपालिका संबंधी वो है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की और इसके साथ साथ मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह के ऊपर मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है। यानी जो भी दल है लोकसभा में बहुमत लेके आता है तो उस बहुमत दल के नेता को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के ऊपर नियुक्त करता है। और यदि मान लीजिए किसी दल को यदि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति अपने विवेक से जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखना, इसका दूसरा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। इसकी तीसरी शक्ति है, तीसरा कार्य है, वह है महान्यायवादी एवं CAG की नियुक्ति करता है। वह महान्यायवादी एवं CAG की नियुक्ति करता है। CAG का मतलब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नंबर 4, वह राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मतलब राष्ट्रपति जो है राज्यों के अंदर जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये भी इसका कौन सा कार्य है? कार्यपालिका संबंधी। वह राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नंबर 5, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या करता है? वह सर्वोच्च न्यायालय
वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ नंबर 7, वह राष्ट्रीय स्तर के यानी केंद्रीय स्तर के या संघ स्तर के आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। यानी इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय स्तर के जो भी आयोग हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो भी आयोग हैं हमारे भारत में, तो उन आयोगों के अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षों की एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय स्तर के जो आयोग हैं, संघ स्तर के जो आयोग हैं, सभी आयोग संघ स्तर के, तो उनके अध्यक्षों की और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नंबर 8, वह किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। यानी किसी व्यक्ति जिसको दंड दिया गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया है, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जो है क्या दे सकता है? क्षमादान। या फिर उस व्यक्ति की जो सज़ा है उसको निलंबित, विलंबित या कम कर सकता है। और यह शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में। तो यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है, तो आप बताना राष्ट्रपति के समाधान से संबंधित है। इसके बाद में नंबर 9 की हम बात करेंगे। वह तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। यानी राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें नंबर जो 9 है वो कौन सी है? कि वह तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, यानी सुप्रीम कमांडर होता है। और उसी के आदेश पे जो है तीनों सेनाएं संचालित की जाती हैं। इसके बाद में नंबर 10, वह मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। ये भी राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है? कार्यपालिका शक्ति, कि वह मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। और अनुच्छेद 78 में इस बात का उल्लेख है। और अनुच्छेद 78 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 78 में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद की जो कार्यवाही है या जो भी कार्य मंत्रिपरिषद ने किया उसकी सूचना जो है वह राष्ट्रपति को देगा। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 78 में। तो इस प्रकार से जो है ये 10 हैं, ये कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति की। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, नंबर 1, संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान या अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह महान्यायवादी एवं CAG की नियुक्ति करता है। वह राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। वह विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। वह राष्ट्रीय स्तर के आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। वह तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। वह मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है और प्रधानमंत्री जो है इस बात की सूचना राष्ट्रपति को देता है। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति की कार्यपालिका
संबंधी शक्तियाँ। तो यदि हमारे एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख कीजिए, तो ये 10 शक्तियाँ जो है आप अपने आंसर में लिखेंगे। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अब दूसरी विधायी शक्ति, दूसरी कौन सी है? विधायी शक्ति, यानी संसदीय शक्ति भी कह सकते हैं इनको अपन क्या कह सकते हैं? संसदीय कार्य या संसदीय शक्ति या विधायी शक्ति, या फिर इनको कह सकते हैं कानूनी शक्ति भी कह सकते हैं। तो इसके 3 नाम है, कानूनी शक्तियाँ या विधायी शक्ति या फिर संसदीय शक्ति या संसदीय कार्य। क्योंकि पेपर जो बनाने वाला है वो शब्द चेंज कर सकता है, वो विधायी की जगह क्या दे सकता है? संसदीय दे सकता है। क्या दे सकता है? संसदीय। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि संसदीय का मतलब क्या है भाई? संसद किसे कहते हैं? इसे तो कहते हैं विधायिका कोई तो चाहे विधायी कह दो चाहे संसदीय कह दो, एक ही बात है। तो इसलिए अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि विधायी और संसदीय एक ही बात है। तो जब राष्ट्रपति संसद में होता है और उस समय वो जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं विधायी शक्तियाँ या विधायी कार्य या फिर संसदीय कार्य। तो यदि एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति की विधायी या फिर संसदीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए, तो ध्यान देना और ध्यान से सीखने की कोशिश करना। नंबर 1, इसकी पहली जो शक्ति है संसदीय या विधायी, वो है संसद का अभिन्न अंग होता है। इसके पास जो पहली शक्ति है, इसके पास जो पहला अधिकार है वो क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद क्या होता है? अभिन्न अंग। आपको पता होगा कि ये जो संसद है ये इसके 3 अंग हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक है राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? संसद। यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के क्या बनती है? संसद बनती है। तो ये इसलिए ये क्या है? संसद का अभिन्न अंग होता है। नंबर 2, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है तथा सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान का मतलब क्या होगा? सत्र का अंत, यानी सत्र को प्रारंभ भी राष्ट्रपति करता है और सत्र का जो अंत है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो ये इसकी दूसरी शक्ति है। इसका दूसरा कार्य क्या है कि जो राष्ट्रपति है वह संसद का सत्र बुला सकता है तथा सत्रावसान करता है। नंबर 3, वह लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। और ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? 85 में। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति के पास में ये पावर है, ये शक्ति है कि वह लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसके बाद में नंबर 4, वह प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। इसका अर्थ है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को क्या करता है? संबोधित करता है। और उसमें वो क्या करता है? अपना भाषण रखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। देखो, सामान्य व्यक्ति जो भाषण देता है, यदि संसद में कोई सामान्य व्यक्ति भाषण दे तो उसे तो हम क्या कहेंगे? भाषण। लेकिन राष्ट्रपति यदि भाषण देता है तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिभाषण। ठीक है। नंबर 5,
वह लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका अर्थ यह है कि ये जो राष्ट्रपति है हमारे भारत के, ये राष्ट्रपति जी लोकसभा में, ये जो लोकसभा है, इस लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या करता है, नॉमिनेट, नामजद यानी मनोनीत। और ये 2 सदस्य कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। अब ये आंग्ल भारतीय क्या होता है, आंग्ल भारतीय का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसके पिता तो यूरोपीय हो और माँ भारतीय हो, माँ क्या हो, भारतीय, या फिर जिसकी दादी माँ भारतीय हो और दादाजी या पिताजी क्या हो, यूरोपीय, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, आंग्ल भारतीय। है तो भारतीय ही, लेकिन वो भारतीय कौन सा है, आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व रखने के लिए, भाई जो आंग्ल भारतीय जो हमारे भारत में लोग रहते हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि हमारे भारत में जो है 200 से भी अधिक वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया है, तो उनकी बहुत सारी संतानें हमारे भारत में है, तो उनका भी अपना एक समुदाय है। तो वो जो समुदाय है आंग्ल भारतीयों का, उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व रखने के लिए राष्ट्रपति उनके समुदाय के 2 सदस्यों को क्या करता है, लोकसभा में मनोनीत करता है। यदि कोई आंग्ल भारतीय सदस्य कहीं से निर्वाचित होकर के नहीं आया हो, तो यदि मान लीजिए कि लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय चुन करके आ गए जनता के द्वारा, तो फिर राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत नहीं करेगा। ये कब करता है, जब 2 सदस्य निर्वाचित होकर के नहीं आते। ठीक है, तो ये बात शायद समझ में आ गई होगी कि वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त यानी मनोनीत करता है। इसके अलावा वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब ये जो 12 सदस्य हैं ये कौन होते हैं, ये 12 सदस्य हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 12 सदस्य कौन है, ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव हो। अर्थात इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति जिनको कला का बहुत ज़्यादा अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति जिनको साहित्य का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति जिनको विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान और अनुभव हो, या ऐसे व्यक्ति जिनको समाज सेवा का बहुत ज़्यादा ज्ञान एवं अनुभव हो। तो कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। अब देखो ये 4 शब्द याद रखना, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। वहाँ पे खेल नहीं है, क्योंकि खेल तो कला में आ गया ना भाई, खेल एक प्रकार की कला है, तो कला में खेल भी आ गया। तो ऐसे नहीं है कि खेल कला, ऐसे नहीं आएगा। 4 शब्द हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इसके बाद में वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप देता है। इसका अर्थ है कि हमारी जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, हमारी ये जो संसद है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, हमारी ये जो संसद है, आपको पता हो संसद, और इसके 3 अंग हैं, कौन कौन, राष्ट्रपति, इसके अलावा लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को पारित कर देती है बहुमत से, 2/3 बहुमत से या बहुमत से, यदि किसी विधेयक को वो पारित कर देती है, तो वह विधेयक कानून कब बनेगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित जो विधेयक है वो कानून कब बनेगा, जब उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। तो ये भी इसके पास एक शक्ति है हस्ताक्षर करने की,
कि उसके हस्ताक्षर करने के बाद में कोई विधेयक कानून बनता है। तो इसलिए आप नंबर 6 में क्या लिखेंगे कि वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप दे सकता है या देता है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में। इसके अलावा नंबर 7, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और संसद का सत्र जब नहीं चल रहा होता है और उस परिस्थिति में यदि हमारे देश में किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके और एक कानून बना सकता है। तो ये अध्यादेश जो है ये एक प्रकार का कानून ही है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी 6 सप्ताह में जो है संसद उस अध्यादेश को यदि पारित कर देती है तो वह कानून बन जाता है। और यदि मान लीजिए कि 6 सप्ताह के अंदर यदि संसद उसको पारित नहीं करती है तो वह अध्यादेश समाप्त मान लिया जाता है। तो तुम्हारी यदि मान लो ये पूछ ले कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कब तक मान्य होता है तो 6 सप्ताह तक। यदि 6 सप्ताह तक संसद उसको पारित नहीं करती है तो वह कानून नहीं माना जाता। और यदि मान लीजिए संसद ने उसको पारित कर दिया तो वह फिर कानून का रूप ले लेता है, स्थायी जो है कानून का रूप ले लेता है। नंबर 8, राष्ट्रपति को जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया और राष्ट्रपति ने उस विधेयक के ऊपर ना तो हस्ताक्षर किए ना उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया और उसको अपने पास में जो है लंबित रख लिया, यानी अपने जेब में रख लिया। इसका मतलब ये है तो उसे हम कहेंगे जेबी निषेधाधिकार। और ऐसा किसने किया था? ऐसा एक बार किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग हमारे भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने किया था। और वो विधेयक कौन सा था? डाक बिल। एक डाक बिल था, संसद ने डाक बिल पास किया था और उस समय हमारे भारत के जो है राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, तो उन्होंने उस विधेयक को जो है अपने पास लंबित रख लिया, ना तो उसके ऊपर हस्ताक्षर किए ना उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया और उसको अपने पास ही रख लिया। तो यह है जेबी निषेधाधिकार। तो ये 8 विधायी शक्तियाँ हमने आज पढ़ी। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है? संसद का अभिन्न अंग होता है, वह संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं, वह लोकसभा में 2 व राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप देता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति को जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो ये थी हमारे आज राष्ट्रपति को लेकर के सामान्यकालीन शक्तियाँ। तो जो विद्यार्थी मेरी इस क्लास को आज पहली बार देख रहा है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अब से पहले मेरी 3 क्लासें मैं ले चुका हूँ, तो आप पहले उनको देखें, उसके बाद में जो है आप ये देखें। और कलम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन में अपनी तीनों शक्तियाँ कलम इन 5 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट के साथ साथ जो है आप इनको जो है अपनी कॉपी में इस वीडियो को दोबारा से बैक करके और इन सबको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।